ये सब क्या चल रहा है हमारे भारत देश में? आइए हम सब देखते हैं। जब हलचल भारत के पड़ोस में हो तो एक के बाद एक सवाल उठने तय हो जाते हैं। और इस बार भारत के पड़ोस में मौजूद ईरान अमेरिका के दबाव का सामना कर रहा है। और ईरान पर अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा है कि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी मिल रही है कि अमेरिका जल्द ही उन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान के लोगों पर इस समय जिस तरीके से पाबंदी है, एक बड़े लेवल पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान भारत में शामिल हो सकता है और क्या ईरान को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि भारत और ईरान के बीच संबंध केवल आधुनिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी साझा विरासत और पूर्वजों में गहराई से समाहित हैं। और पहले के समय में अखंड भारत की मान्यता को लेकर देखा जाता है तो ईरान के कुछ हिस्से पर भारत का कंट्रोल पहले भी रहा है। तो चलिए आज के समय अखंड भारत की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आज जो उथल पुथल ईरान की जमीन पर दिखाई दे रही है, वो अब सिर्फ महंगाई या पाबंदियों तक सीमित नहीं रह गई है। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल केवल सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का बन चुका है। तेहरान की सड़कों से लेकर मशहद, इस्फहान और सिराज तक एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। ये बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि सालों से दबती चली आ रही थी और अब फूट कर बाहर आ रही है। ईरान की जनता आज थकी हुई है, थकी हुई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से, थकी हुई बेरोजगारी से और थकी हुई उस सियासत से जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी मांगती रही। बदले में लोगों को सिर्फ डर, महंगाई और अनिश्चित भविष्य मिला। महिलाओं पर लगी पाबंदियों ने इस गुस्से को और तेज कर दिया है। आम परिवारों के लिए दो वक्त की जिंदगी भी अब चुनौती बनती जा रही है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि विरोध किसी छोटे मुद्दे तक सीमित नहीं है। गुस्से का केंद्र अब सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर टिक गया है। सड़कों पर एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है, अली खमनई, सुप्रीम लीडर, जिनके नाम पर पूरा सिस्टम चलता रहा, आज वही सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बनते नजर आ रहे हैं। ईरान की सड़कों पर गूंज रहे नारे अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद तक सीमित नहीं है। अब नारे पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं कि जिस इस्लामी क्रांति का सपना दिखाया गया था, वो आज कहाँ है? डिग्री लेकर बैठे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तेल और गैस से भरपूर देश की जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में खड़ी क्यों है? इन्हीं सवालों के बीच एक और चर्चा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। ये चर्चा पहले फुसफुसाहट थी, लेकिन अब नारे में बदलने लगी है। लोग तुलना करने लगे हैं। वे भारत को देखते हैं एक ऐसे देश के रूप में जिसने तमाम विविधताओं और दबावों के बावजूद खुद को संभाल कर रखा। ईरान के आम लोगों का गुस्सा मजहब से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर सवाल पूछने वालों को कुचल दिया। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईरान का भारत के साथ होना भी कोई बुराई नहीं है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे सत्ता के भीतर की बेचैनी भी साफ दिखने लगी। खबरें आने लगीं कि अली खमनई अब सिर्फ सड़कों के विरोध से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से भी घिरे हुए हैं। कहा जाने लगा कि कई प्रभावशाली मौलवी और राजनीतिक चेहरे खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रहे। बंद कमरों में बातचीत तेज हो चुकी थी और एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि हालात अब सामान्य फैसलों से नहीं संभलेंगे। इसी माहौल में अफवाहों ने और रफ्तार पकड़ ली। कहा जाने लगा कि खमनई पर जबरदस्त दबाव है और वो इस संकट से निकलने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ चर्चाओं में यहां तक कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधने की कोशिशें हो रही हैं। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ये बातें यूं ही नहीं उठती। जब सत्ता कमजोर होती है तो हर विकल्प पर सोच शुरू हो जाती है। सड़कों पर इसी बीच एक और चीज दिखाई देने लगी, भीड़ में भारत का नाम और मजबूत नेतृत्व की तुलना। लोग कहने लगे कि जब देश मुश्किल में होता है तो लीडर सामने आता है, छुपता नहीं। ये भावना किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, एक ऐसा मॉडल जिसे लोग अपने हालात से जोड़कर देख रहे थे। फिलहाल कुछ भी हो, ईरान और भारत के व्यापारिक रिश्तों में एनर्जी सबसे बड़ा पिलर रहा है। 2018-19 तक भारत ईरान से सालाना लगभग 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था, जो भारत की कुल तेल जरूरत का करीब 10% बैठता था और इसका सालाना मूल्य लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के बीच रहता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन भारत और ईरान के व्यापार की धारा पूरी तरह नहीं रुकी। आज भी दोनों देशों के बीच सालाना 2 से 3 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार बना हुआ है, जिसमें भारत से ईरान को बासमती चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग सामान जाता है, जबकि ईरान से ड्राई फ्रूट्स, रसायन और उर्वरक आते हैं।
एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती निर्यात का करीब 25% तक खरीदार रहा है। वहीं चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत का निवेश केवल व्यापार नहीं बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच की रणनीति से जुड़ा हुआ है। खबरें ये भी थीं कि भारत स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। अगर ईरान सच में किसी नए रास्ते की ओर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा एशिया बदल जाएगा। भारत में शामिल होना शायद वो बदलाव है जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है। ये फैसला आसान नहीं होगा, विरोध होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, साजिशें होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है जब जनता एक साथ सोचने लगती है तो नक्शे बदल जाते हैं। ईरान की सड़कों पर जो आवाज उठी है वो सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि एक नए भविष्य की है। अब सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि ईरान के दिल से ये आवाज उठ रही है कि उसे भारत में शामिल किया जाए तो उनका क्या रुख होगा और वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।